नमस्कार विद्यार्थियों। दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम तो कल जो वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सफल हों, आपने मेहनत करी है, उसका आपको फल मिले। तो इसी के साथ विद्यार्थियों हैं, आज जो है अपन एक नया टॉपिक साइंस का जो है वो शुरू करते हैं। अब अपन जो है टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो टॉपिक है अपना सिस्टम्स, तंत्र। क्या है? तंत्र। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि तंत्र क्या होते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, शरीर जो है अपना, जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो किससे बनी होती है? उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती? सेल्स, कोशिकाएं। अपना शरीर जो है वो किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना होता है। कोई भी जीव हो, उसका जो शरीर है वो सेल्स से बना होता है, कोशिकाओं से। सबसे छोटी इकाई जो होती है शरीर की, वो क्या होती है? यूनिट कौन सी होती है? कोशिका होती है। अब कोशिका जो है वो मिलके क्या बनाती है? टिश्यू, ऊतक। कोशिकाएं जो है वो विभिन्न समूहों में मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अपने ऑर्गन्स, अंग। ऊतक, ये हो गया आपको अंग। कई प्रकार के जो ऊतक हैं वो मिलके बॉडी के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, पार्ट बनाते हैं। और जो ऑर्गन्स होते हैं वो जब समूह में मिलते हैं, कई सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, वो किसका निर्माण करते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं। देखो, किसी भी चीज को चलाने के लिए, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई मशीन हो, चाहे मानव शरीर हो, कुछ भी हो, उसको चलाने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। कि जब बॉडी में सारे सिस्टम होंगे, खाने का सिस्टम, आपके उत्सर्जन का सिस्टम, आपके सांस लेने का सिस्टम, आपके सोचने का सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का सिस्टम, आपके ब्लड का सिस्टम, तो ये जो सिस्टम होंगे ना, ये सिस्टम, ये मिलकर ही क्या बनाते हैं? एक शरीर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? बॉडी को बनाते हैं। तो क्या हो गया? बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सिस्टम से, तंत्र से। भगवान ने क्या है अपने शरीर में क्या व्यवस्था करी है? कि हर प्रकार का एक सिस्टम बनाया है, ऊपर से लेकर नीचे तक बनाया। हड्डियों का सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसमें सारी हड्डियां आ जाएगी, हड्डियों का ढांचा आ जाएगा पूरा। आंखों का सिस्टम, आपके देखने का जो पूरा सिस्टम वो आ जाएगा। कानों का सिस्टम, आपके आहार ग्रहण करने का, खाने का सिस्टम, जिसको अपन फूड वाला जो सिस्टम है अपना, वो सिस्टम आ गया आपका। पोषण के बाद आ गया आपका ब्लड सिस्टम, यानी शरीर में जो है पोषक तत्वों को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक अंग से दूसरे अंग में, कुछ तो चाहिए अपन को भाई। जैसे अपना कोई भी चीज है, किसी दूसरे शहर से अपने शहर में लाने के लिए कौन सा सिस्टम होता है? ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है। वैसे अपने शरीर में क्या सिस्टम होता है? ब्लड का सिस्टम होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको अपन आज पढ़ेंगे। तो वो अपने शरीर में किसका काम करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है, परिवहन का काम करता है। ऑक्सीजन को ले जाएगा, पोषक तत्वों को ले जाएगा, उत्सर्जित पदार्थों को वापस लाएगा। तो इसको चलाने के लिए भी और अपन को किसकी आवश्यकता होती है? गाइडेंस की आवश्यकता होती है। कि कोई ऐसा तो होना चाहिए जो मॉनिटर करे। जैसे अपना देश है, उसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? संविधान की। और उसको कौन मॉनिटर कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, विभिन्न मंत्री कर रहे हैं। तो अपने शरीर को जो एक मॉनिटर करने के लिए, चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ब्रेन की, मस्तिष्क की। ये भी क्या है? एक सिस्टम है। किससे बना होता है? तंत्रिकाओं से। तो इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और कुछ ऐसे पदार्थ जो शरीर में अनावश्यक है, जैसे अपन ने खाना खा लिया, अपना खाना पच भी गया, उसके बाद जो कुछ पदार्थ बचे उसमें से, जिनका शरीर अवशोषण नहीं कर पाता है, तो उन पदार्थों को क्या होगा? बाहर निकालना पड़ेगा शरीर से। नहीं निकालेंगे तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो उसके लिए अपने कौन सा सिस्टम होता है? उत्सर्जी सिस्टम। इसमें अपन मल को त्याग करते हैं, बाथरूम को त्याग करते हैं, पसीना निकालते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? उत्सर्जी तंत्र में आते हैं। तो इस प्रकार से बॉडी में क्या है? विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं, सिस्टम होते हैं, जो अपना अपना काम करते हैं और पूरे शरीर को चलाने का काम वो करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं
सिस्टम, सिस्टम यानी तंत्र, वह तंत्र जो विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक सिस्टम अगर अपन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे अंग जो है वो जुड़े होंगे, बने होंगे। जैसे अभी अपन पढ़ते हैं कि आपका जो फूड वाला जो तंत्र है अपना भोजन का, न्यूट्रिशन जो है अपना भोजन जो है, फूड वाला जो अपना सिस्टम है उसमें क्या है, जैसे आपके उसमें कौन कौन से अंग आएंगे। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं अपन, माउथ, मुंह से शुरू होंगे, मुंह के बाद आपका ग्रास नाल आ जाएगी, ठीक है, ग्रास नाल आ जाएगी, फिर उसके बाद आपकी ग्रहणी आ जाएगी, फेरिंग्स, ग्रसनी, फिर आपकी आमाशय आ जाएगा, ठीक है, फिर आपकी छोटी आंत आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद ये जो पूरा सिस्टम है ये आपका कौन सा, पोषण वाला जो अपना सिस्टम है, जिसको अपन क्या है, फूड पोषण तंत्र बोलते हैं, वो आपका पाचन तंत्र जो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी भोजन को खाने से लेकर पचाने तक की, अवशोषण करने तक की, और जो अवशेषी पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने के, जो बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है उनको बाहर निकालने का जो पूरा सिस्टम, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड जो अपना सिस्टम है वो। तो शरीर क्या है, विभिन्न प्रकार के अंगों से, प्रत्यंगों से, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, विभिन्न प्रकार के सिस्टम से मिलकर बना होता है। तो अपन क्या है, अब एक एक सिस्टम को अपन शुरू करते हैं। तो पहला सिस्टम जो अपन पढ़ेंगे वो है अपना रक्त परिसंचरण तंत्र। अब रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि अपन किसी भी वस्तु को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन सा सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है। परिसंचरण होता है जिसमें कौन कौन से साधन आते हैं, बहुत सारे साधन, जैसे ट्रक होगी, बस होगी, जो अपन को भी परिवहन करते हैं और वस्तुओं का भी परिवहन होता है। तो उस सिस्टम को अपन क्या बोले, ट्रांसपोर्ट। तो वैसे ही शरीर में जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो कौन करता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी ब्लड परिसंचरण तंत्र। कौन करता है, रुधिर, ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो कौन करता है, रुधिर करता है, ब्लड करता है, रक्त करता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि शरीर का जो है वो ट्रांसपोर्टर कौन है परिवहन करने वाला। एक भोजन का जो आपके अवयव होते हैं एक जगह से कोशिकाओं तक ले जाने का काम, वहां से लाने का काम, उत्सर्जी पदार्थों को ले जा जो है वो किडनी तक ले जाने का काम, और ब्लड को जो है शुद्ध करने के लिए कहाँ ले जाता है, किडनी की तरफ, और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए कहाँ लेके जाता है, फेफड़ों तक लेके जाता है। तो वो काम कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, कनेक्टिव तरल लिक्विड संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड के बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी अपन थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि एक जो अपनी वाहिकाएं होती है, वेन्स और आर्टरीज, कैपिलरीज, उनके मध्य बहता है, मतलब खुला नहीं बहता है। मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है, क्लोज होता है। अभी अपन पढ़ेंगे कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बंद परिसंचरण तंत्र, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि उसमें कुछ नलियां होती है, कुछ नलिकाएं होती है, जिनमें क्या होता है वो ब्लड बहता है। और खुले वाले में क्या होता है, जो छोटे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिनमें सिस्टम इतना एडवांस होता नहीं है, तो उनमें क्या होता है, जिनका शरीर जो है वो इतना एडवांस नहीं होता है, वो सिर्फ एक कोशिकाएं होती है या कुछ कोशिकाएं होती है, उनसे ही अपना कार्य चलाते हैं। तो उनके क्या है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है ओपन, उनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब उनमें कोई नलियां जो है ब्लड के आने जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं होती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और अपना जो मनुष्य का होता है वो क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है मनुष्य का, ठीक है, क्योंकि उसमें एक सिस्टम होता है कि नलियां होती है, वेन्स, आर्टरी, जिसको अपन पढ़ेंगे अभी। तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा,
CO2 का परिवहन करेगा, पोषक तत्वों का परिवहन करेगा, ठीक है, और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करेगा। ये भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है अपने शरीर में कि ब्लड जो है ये काम जो है वो करता है, ठीक है। अब अपने को क्या होता है, भाई अपने जो है कोशिका जो है वो कार्य करने के लिए, कोशिका क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अपने शरीर में जो ऊर्जा का जो उत्पादन है वो कोशिकाएं करती है। तो कोशिकाओं को उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन तो अपन जो है आहार नाल से ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के द्वारा फेफड़ों से जो है ब्लड में मिलकर वो कोशिकाओं तक पहुंचती है, अंगों तक पहुंचती है ब्लड के द्वारा। तो ब्लड जो है महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब जब श्वसन तंत्र अपन सांस लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। वो कैसे करता है वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है अपना वो क्या होता है, ब्लड जो है वो जिसमें मेन होता है, मुख्य अवयव होता है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में तो मेन क्या क्या चीजें जरूरी होती है, एक होता आपका हृदय, और एक होता है आपका ब्लड, और एक जो होता है आपकी वेसल्स, वाहिकाएं। ये तीन चीजें जो है किसी ब्लड परिसंचरण तंत्र में क्या होता है ये तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है कि ब्लड होगा, ब्लड का ही तो परिसंचरण तंत्र कर रहे हैं अपन, ब्लड ही सर्कुलेशन ही तो कर रहे हैं। हृदय होगा, मुख्य जो हार्ट है वही ये काम करता है, और जो वाहिकाएं होती है वेसल्स, ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। तो ये तीन चीजें जो होती है वो ब्लड रक्त परिसंचरण तंत्र में वो जरूरी होती है। इसी से मिलकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बना होता है। तो अब अपन आगे देखते हैं कि प्रत्येक जीवधारी जो है वो बाहर से कई पदार्थों को लेता है, कई अपशिष्ट पदार्थों को जो वो बाहर निकालता है। इसके लिए क्या होता है, एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो ब्लड परिसंचरण तंत्र किसका होता है, ब्लड का होता है, ब्लड का परिवहन होता है। कम संगठित जीवों में जैसे मैंने भी आपको बताया था कि उनमें जो है ये गतियां जो है एक कोशिका द्वारा ही हो जाती है, जबकि जो बड़े जो जीव हैं जैसे ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उनमें पोषक पदार्थ, विटामिन, हार्मोन का अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन होता है, वो किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। उनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। जब अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, जब पढ़ा था ना कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो अपना स्राव कहाँ छोड़ती है, रक्त में छोड़ती है। तो ब्लड क्या है, हार्मोन का परिवहन भी करता है, अवशोषी पदार्थ जो पोषक तत्व होते हैं शरीर के लिए आवश्यक का परिवहन भी क्या करता है, ब्लड करता है। कैसे करता है, जब अपना खाना पच जाता है, आंत में खाना पच गया तो उसके बाद जो अवशोषण होता है पोषक तत्वों का, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो अपने आवश्यक पदार्थ होते हैं बॉडी के लिए, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गई, कुछ अपने खनिज लवण हो गए, विटामिन हो गई, तो उनका अवशोषण कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड के द्वारा ही वो अपनी छोटी आंत से कहाँ पहुंचते हैं, विभिन्न कोशिकाओं तक, विभिन्न अंगों तक, मांसपेशियों तक पहुंचते हैं। तो वो काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि परिसंचरण तंत्र जो है वो मनुष्य में जो है वो दो प्रकार का होता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, सॉरी, परिसंचरण तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है और एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। जो कुछ छोटे जीव होते हैं जो इतने विकसित नहीं होते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे ऑर्थोपोड्स हो गया, सेफेलोपोड्स हो गया, मोलस्का हो गए, ऑक्टोपस को छोड़कर, इनमें सब में क्या होता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया जो होंगे उनमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। हृदय होता है, हृदय से जो वाहिकाएं होती वो का एक गुहा में खुल जाती है, एक गुहा होती है उसमें, और उसी में उनके सारे कार्य संपादित होते हैं। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, छोटे जो जीव होते हैं जो इतने विकसित नहीं होते हैं उनमें होता है, जैसे ऑर्थोपोड्स हो गए, सेफेलोपोड्स हो गए, मोलस्का हो गए आदि।
अब बंद परिसंचरण तंत्र जो है मनुष्यों में पाया जाता है, जो विकसित जीव है उनमें पाया जाता है, ठीक है। जिनमें हार्ट जो है होता है, फिर वाहिकाएं होती है, वाहिकाओं से जो छोटी वाहिकाएं होती है उनमें बढ़ती है, उसके बाद वो कैपिलरीज में आती है, फिर वेन्यूल्स में बढ़ती है, फिर वेन्स में बढ़ती है, और हार्ट के द्वारा जो है वापस ये जो ब्लड है वो हार्ट से जाएगा, अंगों तक जाएगा, और अंगों से वापस शरीर हृदय तक आ जाता है। और इसी प्रक्रिया में क्या होता है, आपके जो है पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है, उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र क्या हुआ कि पोषक पदार्थों का हृदय द्वारा अंगों तक रक्त को पंप करना तथा वापस जो है रक्त का हृदय तक आना, ये क्या हो गया, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हृदय का परिसंचरण तंत्र हो गया। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। मनुष्य में विकसित होता है, बंद होता है तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा क्या होता है कि एक तो होता है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण, और दूसरा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका जो होती है, लिम्फ नोड जो होती है, लिम्फ कोशिकाएं होती है, जिनमें सिर्फ आरबीसी नहीं पाई जाती, जिनमें डब्ल्यूबीसी वगैरह तो पाई जाती है, तो उसका एक अलग सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब शरीर में कई लिम्फ नोड होती है अपने, जैसे बगल में होती है, गर्दन में होती है, ग्रोइन एरिया में होती है, लिम्फ नोड होती है, तो वो उनका एक अलग सिस्टम चलता है। और जो मेन अपना सिस्टम है वो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, रक्त सिस्टम वो होता है। तो इसलिए मनुष्य में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इन्हें दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, एक ब्लड का परिसंचरण तंत्र होता है, एक लिम्फ का होता है। लिम्फ क्या होता है वो अपन आगे विस्तार रूप से उसको पढ़ेंगे, अभी अपन रक्त परिसंचरण तंत्र है तो अपन पढ़ते हैं। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो तीन प्रमुख जो अंग आते हैं, तीन प्रमुख घटक जो आते हैं वो क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ब्लड होता है, रक्त जरूरी है, रक्त को पंप करने के लिए हृदय जरूरी है, और ब्लड वेसल्स जरूरी है। यानी सबसे पहले हार्ट जरूरी है, हृदय होगा, फिर उसके बाद वेन्स होनी चाहिए जो ब्लड को अंगों तक पहुंचाती है तथा अंगों से वापस हृदय तक लाती है। तो उसके लिए क्या, नलियां जरूरी है, क्योंकि नलियों में ही ब्लड जो है वहां जाएगा और वापस आएगा। और ब्लड तो होना ही चाहिए, मेन तो ब्लड ही है कि परिसंचरण किसका होना है, उसी का होना है। तो क्वेश्चन आ जाए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के घटक कौन कौन से हैं, तो उसमें रक्त होगा, हार्ट होगा और ब्लड वेसल्स होगी, ये आपका आंसर होगा। के लिए अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे। पहला अवयव जो है वो अपन पढ़ते हैं हार्ट, कि हृदय क्या होता है, कहाँ स्थित होता है, हृदय का क्या कार्य होता है, क्या संरचना होती है इसकी, कैसे ये शरीर में कार्य करता है। अब हृदय जो है वो, मनुष्य का जो हृदय है वो क्या होता है, जो अपने फेफड़े होते हैं, फेफड़े थोड़े से ये जो अपना आगे का पार्ट है चेस्ट का, पीछे के स्थित होते हैं, और उसके आगे जो बाईं ओर जो है अपना बायां जो है, लेफ्ट जो है अपना, उसकी तरफ क्या होता है, हृदय स्थित होता है। वक्षीय गुहा में, चेस्ट केविटी जो होती है अपनी में हृदय स्थित होता है। चतुर्कक्षीय होता है, 4 चेम्बर होते हैं हार्ट में। क्या होते हैं, 4 चेम्बर। जैसे ये आपका हार्ट हो गया, इसमें क्या होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, चतुर्कक्षीय बोलते हैं इसको। 2 होते हैं नीले, 2 होते हैं जो आलिंद, 4 कक्ष होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आलिंद और नीले, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो क्या होते हैं, ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम, यह आपका लेफ्ट एट्रियम, यह आपका राइट वेंट्रिकल, और यह आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम मतलब आलिंद, क्या बोलते हैं, आलिंद हिंदी में, और वेंट्रिकल का मतलब क्या हो गया आपका, निलय, हिंदी में क्या बोलेंगे अपन इसको, निलय, आलिंद और निलय। तो हृदय में जो, मनुष्य में जो हृदय होता है, सॉरी मनुष्य में जो हृदय होता है, अपने में जो हृदय होता है वो 4 कक्षों से मिलकर बना होता है, विकसित होता है बिल्कुल पूरी तरह। 4 चेम्बर होते हैं, एक दायां आलिंद,
एक बायां आलिंद, एक दायां नीले और एक बायां नीले। राइट वेंट्रिकल, नीले को बोलते हैं वेंट्रिकल और आलिंद को बोलते हैं एट्रियम। तो ये इस तरह से इसमें क्या होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, ये मनुष्य का हृदय हो गया। अब ये हृदय जो है बाईं ओर वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय को बाहरी कोई चोट लग जाए, कोई प्रेशर आ जाए उससे बचाता है। यानी इसके हृदय के ऊपर जो है वो एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, ये लेयर, ये चारों तरफ एक आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्डियम। इसके 3 पार्ट होते हैं पेरिकार्डियम के। बाहरी होता है वो एपिकार्डियम, बीच का होता है उसको मायोकार्डियम, और एक होता है एंडोकार्डियम। तो अपन को तो क्या याद रखना है, सिर्फ पेरिकार्डियम याद रखना है। इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो भरा होता है जो हृदय को जो चोट से, जो प्रेशर है, आघात है, उससे बचाता है। तो ये हो गया अपना हृदय। ठीक है, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 कपाट पाए जाते हैं। देखो कपाट क्या होते हैं, एक कपाट तो ये जो अपना राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, यानी दायां आलिंद और दायां नीले जो है उसके बीच होता है। इसको त्रिवलनीय कपाट बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, त्रिवलनीय कपाट, वाल बोलते हैं। अब बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विवलनीय कपाट होता है, बाइकस्पिड। क्या होता है, बाइकस्पिड, द्विवलनीय कपाट। 2 वलन होते हैं, द्विवलनीय कपाट होता है बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में। और जैसे जो है अपन अच्छी तरह समझ लेते हैं इसको। जैसे ये आपका हार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके ये 4 कक्ष हो गए, ठीक। ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, दायां आलिंद, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। इस दोनों के बीच में त्रिवलनीय कपाट होते हैं जिनको बोलते हैं अपन ट्राइकस्पिड कपाट। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनीय कपाट। क्या बोलते हैं, त्रिवलनीय। ठीक है, और इन दोनों के बीच में होते हैं उसको अपन बोलते हैं बाइकस्पिड कपाट, द्विवलनीय वाल्व, द्विवलनीय कपाट। ठीक है, अब 2 प्रकार के कपाट और पाए जाते हैं कि जो ये जो अपना है दायां आलिंद जो है राइट एट्रियम, इसमें जो है एक सुपीरियर वेना केवा, एक होता है इंफीरियर वेना केवा। वेना केवा मतलब वेन्स होती है, शिरा होती है। भाई हृदय में जो है, हृदय को अंगों से हृदय तक लाने के लिए जो है वो होती है आपकी वेन्स। वेन्स क्या करती है कि जो बॉडी पार्ट है वहां से ब्लड को कहाँ लेके आएगी, हार्ट में। और आर्टरी जो होती है जिसको अपन बोलते हैं धमनी, आर्टरी तो बोलते हैं शिरा, वेन्स को, और इसको बोलते हैं धमनी। ठीक है, धमनी क्या करती है, वो हार्ट से जो ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है, उसको बॉडी के पार्ट तक, बॉडी पार्ट अंगों तक लेके जाती है। तो ये जो पार्ट है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां आलिंद और बायां नीले, इसमें हमेशा शुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है, प्योर ब्लड। इसको अपन आजकल जो टर्म्स हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड होता है। इन दोनों चेंबर में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, बिल्कुल इन चेंबर में जो है वो प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट एट्रियम और
लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है उसमें हमेशा क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, अशुद्ध, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी यहां से जो है वो CO2 प्लस ब्लड, यानी वेन्स क्या काम करती है, मैंने अभी आपको बताया, अंगों से जो है अशुद्ध ब्लड को जो है जिसमें CO2 होती है उसको हार्ट तक लाने का काम कौन करता है, वेन्स करती है, शिराएं करती है। और हृदय से शुद्ध ब्लड को बॉडी पार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है, आर्टरीज करती है, धमनियां करती है। तो धमनियों में हमेशा जो है वो प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड बहता है, और शिराओं में हमेशा जो है वो अशुद्ध ब्लड बहता है। अपने शरीर में हाथों में आपने कभी देखा होगा कि कई जो है वो वेसल जो है बाहर नजर आ जाती है अपन को, तो वो क्या होती है, वेन्स होती है, शिराएं होती है। शिराएं हमेशा शरीर के ऊपरी पार्ट पर रहती है, जो हल्की सी नीली नीली सी अपन को दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है, शिराएं नीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उनमें CO2 होती है, अशुद्ध ब्लड होता है, इस कारण से वो नीली नीली दिखाई देती है। और धमनियां जो होती है, आर्टरी, वो अपने शरीर में क्या होता है, अंदर धसी होती है, अंदर होती है वो, तो इसलिए अपन को वो बाहर से दिखाई नहीं देती है। धमनियां जो है अपन को बाहर से दिखाई नहीं देती है। धमनियों में हमेशा शुद्ध चमकीला लाल रक्त बहता है, क्यों, क्योंकि वो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए उसका रंग लाल होता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए शिराओं में कौन सा ब्लड बहता है, अशुद्ध, और धमनियों में शुद्ध, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो जितना भी अशुद्ध ब्लड होगा शरीर का, वो वेन्स जो है वो किसमें लेके आएगी, राइट एट्रियम में, राइट दाएं आलिंद में लेके आएगी। तो आलिंद में जो है इसमें हमें अशुद्ध ब्लड होगा, यानी हृदय का जो है राइट पार्ट जो है उसमें हमेशा अशुद्ध ब्लड होता है, और जो लेफ्ट पार्ट है उसमें शुद्ध ब्लड होता है। तो हृदय को लाने के लिए कौन सी होती है, अपने दो होती है, सुपर वेनिक केवा और इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा यानी नीचे का जो बॉडी पार्ट है अपना, नीचे वाला जो बॉडी पार्ट है उसमें से जो ब्लड को लेके आती है उसको अपन बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। यानी ये भी एक शिरा का नाम है, परंतु ये एक बड़ी शिरा है, मतलब एक तो मुख्य शिरा होती है और उसमें एक छोटी छोटी सी शिराएं होती है, वेन्स होती है, वो इससे जुड़ी रहती है। इंफीरियर वेना केवा जो है वो एक बिल्कुल सीधी शिरा है शरीर में, और जो बॉडी के जो पार्ट रास्ते में आते हैं, जो भी रास्ते में आया, जैसे किडनी आ गई, आपका आंतें आ गई, आपका आमाशय आ गया, ये जो नीचे के आपके पैर आ गए, हाथ, दो, उनमें छोटी छोटी जो शिराएं हैं वो किससे मिली होती है, इंफीरियर वेना केवा से मिलकी होती है। तो यहाँ से ब्लड क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है, इस मुख्य शिरा में आ जाता है, ठीक है। मुख्य शिरा में जैसे अपन इसको समझे कि अपने सीवरेज की लाइन होती है, कॉलोनी में सीवरेज की लाइन बंदी फैली हुई होती है, तो बीच बीच में तो क्या मेन जो है अपना वो पाइप होता है, बड़ा पाइप होता है सीवरेज का, और जो अपने घरों से जो छोटे छोटे पाइप निकलते हैं ना, विभिन्न घरों से, बहुत सारे अपने कॉलोनी के घरों से, वो उस मेन सीवरेज की लाइन में जुड़े रहते हैं। तो ये जो वेना केवा है, ये एक तरह से मेन सीवरेज वाली जो अपनी पाइप लाइन होती है वैसी होती है। और अब जो छोटी छोटी शिराएं जो विभिन्न अंगों से, जो पार्ट से निकलती है, बॉडी के ऑर्गन से निकलती है, वो छोटी छोटी वेन्स होती है। तो वो विभिन्न अंगों की वेन्स, जैसे किडनी की वेन्स अलग होगी, गर्भाशय की वेन्स अलग होगी, आपके ग्रोनी एरिया की वेन्स अलग होगी, पैरों की वेन्स अलग होगी, तो वो सारा अपना अशुद्ध रक्त किसमें डाल देती, इंफीरियर वेना केवा में। तो इंफीरियर वेना केवा मेन वेन्स होती है, बड़ी शिरा होती है, उसका नाम है। वैसे ही शरीर के ऊपर के जो पार्ट है, हृदय से ऊपर के, जैसे आपके मुख हो गया, आपका नाक, कान, गला, आंख, हाथ हो गए, उनको कौन लाता है, सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर मेला मतलब नीचे के पार्ट से जो अशुद्ध ब्लड लेके आती है उसको इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं। और ऊपर के से जो पार्ट से, शरीर के जो ऊपर के अंग है, उनसे जो ब्लड लेके आती है अशुद्ध ब्लड, तो अपन क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा। तो दाएं आलिंद में दो प्रकार की शिराएं जो है वो शुद्ध ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड लेके आती है, उसको अपन इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। तो दाएं आलिंद में पहले शरीर का पूरा अशुद्ध ब्लड जो है वो
इसमें आ जाएगा। फिर जब हृदय जो पंप करता है, धड़कता है, अपना कार्य करता है, तब ये कपाट खुलते हैं, कपाट खुल के भी सारा ब्लड किस में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब अपन को पता है कि शरीर में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, फेफड़े करते हैं, लंग्स करते हैं। फेफड़ों में ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, जो अपनी जो एक्सेल है, अपन बाहर सांस छोड़ते हैं, उसके द्वारा वातावरण में चली जाती है, और वातावरण की ऑक्सीजन को इनहेल अपन करते हैं जब वो फेफड़ों में आती है। तो ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है। तो जो ये CO2 युक्त ब्लड आया है वेंस के द्वारा, वो धड़कता है जब हृदय, तो वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, या कपाट खुलते कहाँ आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। और यहां से जो है वो क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। दाएं साइड की पल्मोनरी आर्टरी दाएं साइड वाले लंग्स में लेके जाएगी, ठीक है। बाएं साइड की पल्मोनरी आर्टरी वो बाएं साइड का जो लंग्स होगा, लेफ्ट लंग्स, उसमें लेके जाएगी, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है ये CO2 प्लस ब्लड, तो यहां CO2 छोड़ देगी, वो जो नाक के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और यहां से फिर लेफ्ट लंग्स से जो है वो वेंस, जिसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी वेंस। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंस, फुफ्फुसीय शिरा। तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट फुफ्फुसीय शिरा, राइट साइड से राइट फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट फुफ्फुसीय शिरा होगी, और राइट साइड से राइट फुफ्फुसीय शिरा होगी, जो कि अपना ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम, बाएं आलिंद में, इसमें कौन सा होता है, फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये एक ही अपवाद है शरीर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेंस में हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है शिराओं में, और धमनियों में हमेशा प्योर ब्लड बहता है। परंतु एक अपवाद है शरीर में, कौन सा, वो फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय आर्टरी। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जा सकता है, क्योंकि यहीं पे अपन से क्या होती है, गलती होती है। क्योंकि अपन ने क्या याद कर लिया कि वेंस में तो हमेशा अशुद्ध ब्लड होता है, CO2 वाला अशुद्ध, डीऑक्सीजनेटेड, और आर्टरी में कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। परंतु जो लंग्स वाली जो शिरा और आर्टरी है, लंग्स से जो ब्लड लेके आ रही है बॉडी में, शुद्ध ब्लड, वो फुफ्फुसीय शिरा होती है। और लंग जो हृदय से जो लंग्स को जो है अशुद्ध ब्लड लेके जाती है, वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, या तो आपको यही करना है क्या, कि वेंस में हमेशा इम्प्योर ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड, और शिरा में हमेशा प्योर ब्लड बहता है। जब फुफ्फुसीय धमनी और शिरा का नाम आए तो आप इसको उल्टा कर देना। बस आपको इतना से याद रखना। अगर आप दोनों चीज याद रख लोगे तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि हृदय की शिराओं में हमेशा जो है वो अशुद्ध ब्लड बहता है, और आर्टरी में शुद्ध ब्लड होता है। परंतु जब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस का नाम आ जाए तो आप इसको उल्टा कर देना। क्या कर देना, उल्टा कर देना है। यानी फुफ्फुसीय धमनी में हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है, और फुफ्फुसीय शिरा में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है। तो ये अपना हृदय की जो है कार्य प्रणाली है वो हो गई। यानी हृदय में किस प्रकार से, दो प्रकार से जो है वो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है भाई, एक टाइम तो ब्लड जो है जब हृदय धड़कता है, हृदय जब धड़कता है तो एक टाइम तो क्या होता है, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हृदय धड़केगा तो एक साथ जो है वो क्या होंगे, दो चक्र चलेंगे आपका, एक सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन होगा, एक आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा। दो सर्कुलेशन एक साथ होंगे। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं उसको, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, दैहिक परिसंचरण तंत्र तो क्या बोलते हैं, दैहिक परिसंचरण। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। दैहिक परिसंचरण तंत्र, जिसमें जब हृदय जो है, हृदय से जो ब्लड है वो
बॉडी के विभिन्न पार्ट में जाएगा और आएगा। ये विभिन्न ऑर्गन, शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, ठीक है, हृदय से ब्लड अंगों में जाएगा और अंगों से वापस आएगा। दोनों क्रियाएं एक साथ चलती है, अलग अलग नहीं चलती है। अशुद्ध ब्लड जो है वो हृदय में आता है, उसी टाइम से शुद्ध ब्लड जो है वो हृदय में जाता है। दोनों सिस्टम एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले अशुद्ध ब्लड को लेके आ गए फिर शुद्ध करके उसको वापस भेज रहे, नहीं, दोनों क्रियाएं जो है वो एक साथ चलती है बॉडी में। और दो प्रकार के सिस्टम, दो प्रकार के सर्कुलेशन बॉडी में चलते हैं। एक सर्कुलेशन होता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, जिसको दैहिक परिसंचरण कहते हैं। हार्ट से ऑर्गन्स में ब्लड जाएगा, यानी हृदय से जो है वो अंगों में ब्लड जाएगा और अंगों से हृदय में आएगा। एक तो ये चीज होती है ऑर्गन्स टू हार्ट, ठीक है। और दूसरा जो सिस्टम है अपना, वो क्या सिस्टम है? पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इनमें क्या होता है, जिस टाइम पे हृदय से शरीर में ब्लड जा रहा है और हृदय से शरीर में ब्लड, शरीर से हृदय में ब्लड आ रहा है, सेम उसी टाइम में हृदय से जो है ब्लड वो लंग्स को जाएगा और लंग्स से जो ब्लड है वो हृदय में आएगा। ये दोनों काम भी एक साथ ही होते हैं, यानी परिसंचरण तंत्र जो है वो हृदय डबल सर्कुलेशन होता है, दोहरा सर्कुलेशन होता है। ये कैसे होता है? एक दैहिक परिसंचरण तंत्र होता है, दैहिक परिसंचरण, जो इसको बोलते हैं अपन सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। में क्या होता है, हृदय से ब्लड ऑर्गन्स को जाएगा, ऑर्गन से वापस हृदय में आएगा। और दूसरा क्या होता है, पल्मोनरी सिस्टम, कि एक बार हृदय से लंग्स में जाएगा और लंग्स से हृदय में आएगा। उसके लिए मैंने आपको समझा ही दिया कि जो वेन्स होती है वो अशुद्ध ब्लड को जो है वो, ये इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा जो है वो अशुद्ध ब्लड CO2 प्लस ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आएगी। यहां से ये ब्लड शुद्ध होने के लिए कहां चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। यहां से CO2 छोड़ देगा बाहर और ऑक्सीजन को ले लेगा अंदर, और यहां से फिर वो लंग्स से वापस क्या होगा, शुद्ध होके कहां जाएगा? यहां आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। किसके द्वारा आ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। तथा यहां से जो है वो धमनी, जिसको बोलते हैं अपन एओर्टा, एक तरह आर्टरी का नाम है, परंतु क्या जो बड़ी धमनी होती है, महाधमनी होती है, उसको अपन एओर्टा बोलते हैं। ये महाधमनी जो शुद्ध ब्लड को अंगों तक लेके जाती है, तो अपन क्या बोलते हैं? एओर्टा। अब जैसे शिराएं जो है, जैसे मैंने अभी आपको सीवरेज का सिस्टम समझाया था, सीवरेज वाला, उसी तरह क्या होता है कि जैसे वेंस का सिस्टम होता है, छोटी छोटी वेंस होती अंगों से, वो बड़ी वेंस में मिल जाती है। उसी तरह छोटी छोटी धमनियां होती है, वो शुद्ध ब्लड को अंगों तक लेके जाती है। तो पहले वो बड़ी धमनी में ब्लड जाता है, फिर वो विभिन्न अंगों में, जैसे पेड़ की जो शाखाएं होती है ना, एक तना होता है, जैसे ये तना हो गया, फिर ये छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, तो वैसे ही क्या होता है, जो धमनी होती है बड़ी, उसको एओर्टा बोलते हैं। और इससे जो छोटी छोटी धमनियां ऑर्गन्स की तरफ जाती है, बॉडी अपने अंगों की तरफ, उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। तो जैसे ये बड़ी शिराएं हुई, इसी तरह जो एक बड़ी आर्टरी होती है, एओर्टा होता है, वो ब्लड को ऊपर के अंगों में और नीचे के अंगों में आर्टरी के द्वारा लेके जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो सेम टाइम में जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो शुद्ध ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो अंगों तक जाता है। तो ये एक प्रणाली होगी हृदय की, इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हृदय की धड़कन, हार्ट बीट। जब अपन ने हृदय की धड़कन सुनी ना, 72 होती है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय, तो एक बार धड़कता है तो उसमें 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल जब पढ़ेंगे अपन, हृदय चक्र, क्या बोलते हैं? हृदय चक्र। तो कार्डियक साइकिल में कितना समय लगता है एक पूरा होने में? 0.8 सेकंड लगता है। और हार्ट बीट जो होती है वो मनुष्य में कितनी होती है? 72 से 80 पर मिनट। यानी ब्लड के पंप करने का जो है वो बॉडी में
ब्लड को पंप करने का जो कार्य है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। वो कार्य जो है वो एक चक्र, एक बार का जो चक्र होता है, एक बार का जो ब्लड पंप होता है को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होता है, अंगों तक ब्लड को पहुंचाना, अंगों से ब्लड को हृदय में लाना, अंगों ब्लड को हृदय से लंग्स तक पहुंचाना और लंग्स से वापस ब्लड को हृदय तक लाना। तो ये एक चक्र कहलाता है, एक साइकिल कहलाता है। तो ये 0.8 सेकंड में पूरा होता है। तो 1 मिनट में 72 से 80 बार इस तरह के साइकिल होते हैं। तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। आप समझ गए। अभी एक आप में और सिस्टम एक तरह से आपको और समझा देता हूँ इसको कि हार्ट का जो कार्डियक साइकिल है वो कैसे काम करता है। हृदय कार्डियक साइकिल क्या होता है, अपन इसको एक चार्ट के द्वारा अभी आप और समझ लेते हैं। यानी ये हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट का जो है वो अपन लेते हैं राइट वेंट्रिक, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड। ये जब साइकिल चलेगा तो ये किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, लंग्स से क्या होगा, प्योर हो जाएगा। प्योर होके जो क्या होगा, ये आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट लेफ्ट एट्रियम में, दाएं आलिंद में, ठीक है। ये प्योर होता है, प्योर ब्लड लंग्स में प्योर हो गया। यहाँ से दाएं जो बायां आलिंद है उसमें आ जाएगा। बाएं आलिंद से जो ये कि बाएं, यहाँ डबल द्विवलनीय कपाट होते हैं, यहाँ त्रिवलनीय कपाट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ, जो एओर्टा होता है अपना, के द्वारा ये कहाँ चला जाएगा, ऑर्गन्स में, बॉडी में। और बॉडी से जो है वापस ये आपकी वेन्स होती है, वेन्स के द्वारा वापस राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो ये इस तरह का जो साइकिल चलता है इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो 1 मिनट में जो है वो वेस्क होता है उसमें 70 to 80 पर मिनट, इतने कार्डियक साइकिल होते हैं। और एक में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो ये एक कार्डियक साइकिल, यानी हृदय से शुद्ध रक्त को अंगों तक ले जाना, अंगों से अशुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाना, तब उसको लंग्स तक पहुंचाना, लंग्स से प्योर ब्लड को वापस हृदय तक लाना, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक हृदय चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, एक लंग्स का सर्कुलेशन होता है। और हृदय मनुष्य में 4 चेंबर होते हैं जो अपन ने देख लिए, ठीक है। 4 चेंबर होते हैं, क्या होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। अब जो होती है अपनी जो विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, जैसे आपका सबसे पहला जो अपन विकसित जीवों की अगर अपन बात करते हैं तो उनमें सबसे पहला जो है होता है वो आता है आपका पीसीज। तो अपन यहाँ देख लेते हैं एक बार कि वे जो विकसित जीव जो हैं, जब हम जीवों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं पीसीज। मछलियाँ समुद्री जीव होते हैं वो आते हैं पीसीज में। इसमें 2 चेंबर होता है हार्ट, क्या होता है इसमें, 2 चेंबर होते हैं हृदय में, क्या होते हैं, 2 चेंबर होता है। दूसरे जो होते हैं वो आते हैं आपके एम्फीबिया, उभयचर, ऐसे जीव जो धरती पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। जैसे आपके हो गए मेंढक, पानी में रह सकता है, धरती में भी रह सकता है। इनमें क्या होता है, इनमें भी जो हृदय होता है वो आपका जो होता है वो 3 चेंबर होता है, 3 कक्ष होता है। जैसे मनुष्य में 4 चेंबर होते हैं ना, इनमें 3 होते हैं। फिर आपका तीसरा थोड़ा एडवांस जीवों की तरफ चलते हैं तो वो आते हैं रेप्टिलिया, रेंग कर चलने वाले, सांप, छिपकली आदि जो जानवर है ना, जो जीव हैं, उनमें हृदय, उनमें भी 3 चेंबर होते हैं। हार्ट में 3 ही कक्ष होते हैं, ठीक है। चौथे और एडवांस में जाओगे तो एवीज, पशु पक्षी, जितने भी जो बर्ड्स हैं अपने पक्षी होते हैं, उनमें क्या होता है, 4 चेंबर का होता है। यहाँ जाके हृदय क्या हो जाता है, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, वो 4 चेंबर का हो जाता है। और सबसे एडवांस जो है वो अपन है मेमल्स। मेमल्स सबसे जो एडवांस है, स्तनधारी जिनको बोलते हैं, वो सबसे एडवांस जीव है। तो उनमें 4 चेंबर का होता है।
ठीक है। ये दोनों जो होते हैं मेमल्स और जो एवीज होते हैं वो वार्म ब्लेडेड होते हैं। क्या होते हैं? वार्म ब्लेडेड, समतापी होते हैं। यानी जिनके शरीर समतापी क्या कौन कहलाते हैं? जिनके शरीर का ताप फिक्स रहता है। अभी अपना ताप है 37 डिग्री फिक्स है, बाहर का वातावरण का कुछ भी हो, अपना अंदर का तापमान नहीं बदलेगा, वो फिक्स है। वो कब बदलता है? जब अपन को कोई बुखार आती है या अन्य शरीर में जो है कोई परेशानी आती है, जब वो ऊपर नीचे कुछ समय के लिए होता है, परंतु वो हमेशा फिक्स रहता है, नियत रहता है। इसलिए मनुष्य को क्या बोलते हैं? समतापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतापी। मनुष्य और जानवर जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, जबकि ये जो तीनों जो है स्पीसीज, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, विषमतापी। यानी इनके शरीर का तापमान जो है वो बदलता रहता है। जब भी आपने देखा हो ना कि सांप वगैरह जो होते हैं, केवल जो एक सर्दियां जब आती है जब वो अपन को दिखाई नहीं देते हैं कि वो धरती के अंदर चले जाते हैं। मेंढक है वो भी दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो भी धरती के अंदर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? तापमान को मेंटेन करने के लिए, अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? अपन विषमतापी बोलते हैं। तो ये हृदय हो गया। विभिन्न जो जीव हैं उनमें हृदय में कितने कितने चेंबर होते हैं ये अपन ने देख लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि मनुष्य में 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले होते हैं, और बाकी वेंस और शिराएं वेंस होती है, शिराएं होती है, धमनियां होती है। ठीक है, साइकिल अपन ने पढ़ लिया कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। उसके बाद हृदय में जो है, हृदय जो है सारे जो अपने ऑर्गन है, कई अंग, उसी तरह हृदय भी जो है अपना हार्ट है, वो किससे मिलकर बना होता है? मांसपेशियों का बना होता है। किसका बना होता है? मांसपेशियों का। अगर उसकी जो है अपन एनाटोमी जो अपन देखें हार्ट की, तो वो किससे बना होता है? मांसपेशियों से बना होता है। ठीक है, मसल्स से बना होता है। उन मसल्स को अपन क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। हृदय की मांसपेशियों को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम बोलते हैं। इनकी वजह से हृदय बार बार पंप करता है, बार बार अपना कार्य करता है। ठीक है, अब इन मायोकार्डियम जो मसल्स होती है उसको जो है रक्त की आपूर्ति कौन करता है? क्योंकि प्रत्येक अंग को कार्य करने के लिए ब्लड चाहिए, चाहे कोई सी भी मांसपेशी हो शरीर की, उसको कार्य करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। उसी तरह हार्ट ऐसा नहीं है कि वो दूसरे अंगों में तो पंप कर रहा है, तो खुद को भी तो आवश्यकता है, उसको कैसे काम करेगा? तो उसको अपन कौन सी आर्टरी होती है? कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं अपन उसको? कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो आप कभी क्वेश्चन आ जाए कि हृदय को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का क्या नाम है, धमनी का क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी। वो बायोकार्डियम मसल्स को ब्लड सप्लाई देती है, तो इससे ब्लड अपने पोषक तत्व ग्रहण करता है और उत्सर्जी पदार्थों को छोड़ता है। तो जब हार्ट अटैक वगैरह जो आता है ना, तो वो किस में आता है? ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है इसमें क्या होता है? ब्लॉकेज आ जाते हैं। क्या आते हैं? कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आते हैं, जो जिसको अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट अटैक, ये सुना होगा आपने, हार्ट अटैक। ठीक है, और आपने होता है कार्ड, एक होती है CAD, क्या बोलते हैं जिसको? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हृदय रोगियों का जब पर्चा लिखा होता है, डॉक्टर साहब जब पर्चा लिखते हैं तो उनमें वो जैसे हार्ट अटैक आ गया तो उसको या तो हार्ट अटैक लिखेंगे, MI लिखेंगे, या फिर CAD लिखते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं? ब्लॉक आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण। जैसे ये आर्टरी है, इसमें ये ब्लड बह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो जम गया, जैसे ये जम गया कोलेस्ट्रॉल। ये जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक तरह की फैट होती है, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल जम गया। ठीक है ना, ये कोलेस्ट्रॉल जम गया तो अब इस ये सक्रिय होगी ना, ये नलिका जो है वो सक्रिय हो गई। अब ब्लड जो यहाँ से गुजरेगा तो वो पूरी तरह यहाँ से गुजर नहीं पाएगा, उसको एक प्रेशर बनाना पड़ेगा उसके ऊपर। तो जब ये यहाँ ब्लॉकेज हो जाते हैं, ये सारे ब्लॉकेज हो जाते हैं, यहाँ ये बंद हो गई है नली। जब भी कोई अपने घरों में भी आपने देखी कोई नलियाँ होती है, कोई पाइप लगा होता है, उसमें जब कचरा फंस जाता है तो पानी क्या थोड़ा थोड़ा जाता है,
या फिर बिल्कुल रुक जाता है। तो वैसे ही कोरोनरी आर्टरी जो है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया, कोलेस्ट्रॉल के कारण आ गया, कोलेस्ट्रॉल के कारण ही ब्लॉकेज आते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लॉकेज आ गया तो हृदय को सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी। अब बंद होते ही क्या होगा, हृदय काम करना बंद कर, काम करते बंद हो गया काम तमाम, अटैक आ गया। तो अटैक किसको बोलते हैं कि कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आ गया तो उसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। वो मायोकार्डियम मसल जो है वो कार्य करना बंद कर देती है। तो कार्य करना बंद करते हैं, हार्ट फेल होता है, सारा सिस्टम बॉडी का फेल हो गया, जीरो हो गया सब, तो वो होता है अटैक। तो अटैक किस में आता है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण आता है। ठीक है, तो अपन ने ये भी समझ लिया। अब इसको अपन एक आपने देखा होगा कि ईसीजी करते हैं अपन, जब भी अपने हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है अपन डॉक्टर साहब के पास गए तो वो सबसे पहले अपन को क्या करते हैं, ईसीजी लिखते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सबसे पहली जो जांच होती है हार्ट की वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बाकी उसके अलावा फर्दर टेस्ट भी होते हैं, जैसे इको होती है, इसके अलावा एंजियोग्राफी होती है। ठीक है, ये सब हृदय की जांच के लिए जो है, बीमारी में जांच के लिए जो है वो सारे टेस्ट हैं। ब्लड टेस्ट तो होते हैं, उसके अलावा जो मशीनों द्वारा जो टेस्ट होते हैं वो ये टेस्ट होते हैं, ईसीजी होती है, इको होती है, और आपकी एंजियोग्राफी होती है। ये चीज़ें भी हृदय की बीमारी में जांच करने के लिए जो है वो डायग्नोसिस करने के तरीके हैं। ठीक है, अब हृदय में अपन ने पढ़ लिया 4 कपाट होते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं कि हृदय के जो कपाट हैं, वाल्व जिनको बोलते हैं अपन। ठीक है, अभी अपन ने देखा था कि वाल्व, जैसे ये आपका हार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक कपाट तो ये हो गया, एक कपाट यहाँ हो गया, एक कपाट जो है वो आपकी ये जो धमनी जाती है इन धमनी, जैसे ये आपकी आर्टरी हो गई, महाधमनी जिसको बोलते हैं, एक कपाट यहाँ भी होगा। एक कपाट जो है वो आपकी जो लंग्स, जो पल्मोनरी जो आपकी वेन्स होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक कपाट यहाँ भी होता है। तो ये कपाट तो अपन ने बोल लिया, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, टीसीवी। और ये जो है को बोलते हैं अपन बाइकस्पिड वाल्व, बीसीवी। लेफ्ट भाई, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच जो कपाट होता है उसको त्रिवलनीय कपाट बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, टीसीवी। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है वो द्विकस्पिड कपाट होता है, द्विवलनीय कपाट होता है। और जो एओर्टा होता है अपना, उसके ऊपर जो कपाट होगा उसको अपन बोलते हैं सेमी लूनार, सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, और जो पल्मोनरी आर्टरी के बीच, जो पल्मोनरी जो आर्टरी है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जा रही है, शुद्ध ब्लड, उसके भी जो कपाट होगा उसको बोलते हैं अपन सेमी लूनार कपाट। तो इन कपाटों के खुलने और बंद, ये एक साथ सभी जो है वो खुलते हैं, एक साथ सभी जो बंद होते हैं। हृदय चक्र जब कार्डियक साइकिल चलता है तो ये चारों कपाट एक साथ खुलते और एक साथ ही ये बंद होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब अपन ने हृदय की जो है धमनी, धक धक धक, अपने धमनी सुनी है ना अपन ने, जो साउंड होती है हार्ट की, जो साउंड होती है डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप से भी सुनते हैं। और अपन जब यहाँ से जो मापते हैं, जब नाड़ी देखते हैं, जब भी अपन को धक 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 की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ क्यों आती है, वो आवाज़ इसीलिए आती है, ये जो कपाट हैं शरीर के, चारों जो कपाट हैं, ये वाल्व हैं, इन वाल्व के बंद होने और इन वाल्व के खुलने और बंद होने की जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, वही अपनी जो है वो हार्ट बीट होती है। उसको क्या बोलते हैं अपन, हार्ट बीट होते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक फर्स्ट साउंड होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, लब। 2 प्रकार की आवाज आती है, एक तो होती है फर्स्ट साउंड जिसको बोलते हैं, जो पहली बार आती है वो क्या होती है,
जो अपने जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, इनके खुलने और बंद होने की जो ध्वनि होती है, ठीक है, इनके बंद होने से जो आवाज उत्पन्न होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लब। ये याद रखना आप, ठीक है। और जो दूसरी ध्वनि आती है, सेकंड साउंड जो आती है हृदय से, वो आती है डब। वो कब आएगी, जब ये सेमी लूनार वाल्व जो है, जो पल्मोनरी आर्टरी पे और जो अपनी जो वो है, अपनी क्या नाम है उसकी, धमनी, पल्मोनरी आर्टरी और महाधमनी जो है अपनी एओर्टा जो है, उन दोनों के जब कपाट बंद होंगे, ये वाले, ये देखो ये वाले कपाट, ये जब बंद होंगे तब तो आवाज आएगी कौन सी, लब। और ये दोनों जब बंद होंगे जब आवाज आएगी डब। तो हृदय में से दो प्रकार की आवाज आती है। क्यों आती है, ये कपाट बंद होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व और सेमी लूनार वाल्व, ये चारों कपाट बंद होते हैं जब लब और डब की ध्वनि आए। पहले लब की आती है, उसके बाद डब की ध्वनि आती है। दो ध्वनियां सुनाई देती, जो स्टेथोस्कोप से भी सुनते हैं। अब ये हमारा नाड़ी यहाँ से जो है, रेडियल आर्टरी जो है अपनी, ये तो जो अपन महसूस करते हैं जब नापते हैं, तो ये रेडियल आर्टरी महसूस होती है अपन को, ठीक है। और स्टेथोस्कोप से जो ये ब्रेकियल आर्टरी से जब अपन ब्लड प्रेशर नापते हैं, जब नाड़ी कहाँ से देखते हैं, पल्स रेट, वो से देखते हैं अपन रेडियल आर्टरी से। रेडियल आर्टरी जो होती है, से अपन क्या देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, पल्स रेट। और पल्स रेट क्या होती है, हार्ट रेट, पल्स रेट, ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। और हार्ट बीट जो अपन जो देखते हैं जब यहां से स्टेथोस्कोप से देखते हैं, वो क्या होती है, ब्रेकियल आर्टरी। बीपी देखते हैं ना अपन, ब्लड प्रेशर नापते हैं, देखा होगा ना, यहाँ पट्टा बांधते हैं डॉक्टर साहब और यहाँ स्टेथोस्कोप लगा के कानों में सुनते हैं, तो वो यही सुनते हैं, हृदय की जो ध्वनियाँ होती है, हार्ट बीट जो होती है उसको सुनते हैं, ठीक है। हृदय में जो गतियाँ उत्पन्न होती है उनको सुनते हैं। और जो पल्स नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं, रेडियल आर्टरी से। बीपी कहाँ से नापते हैं, आपकी ब्रेकियल आर्टरी से। ये जो कोनी वाली जो होती है आर्टरी, वो ब्रेकियल आर्टरी होती है, और कलाई वाली क्या होती है, रेडियल आर्टरी होती है। तो ये दोनों है, यहाँ से बीपी और पल्स जो है वो नापा जाता है। पल्स और हार्ट रेट एक ही होती है दोनों। वो क्या होती है, मनुष्य में 72 से 80 होती है, विभिन्न जीवों, विभिन्न जंतुओं में वो अलग अलग होती है, ठीक है। हृदय की ध्वनियां जो है वो अलग अलग होती है। हार्ट रेट का पता लगाया जाता है इससे, स्टेथोस्कोप के सुनकर। आपकी एचआर क्या है, हार्ट रेट क्या है, हार्ट रेट मतलब आपका कार्डियक साइकिल जो है उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। पल्स रेट जो है वो रेडियल आर्टरी से नापते हैं, और बीपी जो है वो आपका किससे नापते हैं, ब्रेकियल आर्टरी से। अब कपाट अपन ने पढ़ लिए, एट्रियम, चार कक्ष जो है वो अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। अब ऐसा क्या सिस्टम होता है जो हृदय को चलाता है, मतलब कुछ तो चाहिए ना अपन को चलने के लिए। जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, किक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक बटन दबाते हैं, तो अपनी क्या होती है, गाड़ी स्टार्ट होती है, चाबी घुमाते हैं। तो हार्ट में भी कुछ ऐसी चीज होती होगी जो हृदय को काम करने के लिए जो है वो प्रेरित करती है, जो इम्पल्स को आवेग देती है, कुछ तो होगा ऐसा। तो हृदय का जो चेंबर होता है, चार चेंबर हो गए ये, तो इनमें जो ये राइट जो है एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे एक नोड होता है, तो बोलते हैं अपन ऐसे नोड, साइनो एट्रिकुलर एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम नोड, ठीक है। ये नोड, इसको क्या बोलते हैं अपन, पेस मेकर। मेन यही है जो आपके हार्ट को धड़काता है, यही उत्तेजित करता है हार्ट को, भैया धड़क। अब तो हृदय में जो है आवेग जो है, इम्पल्स जो है, वो कहाँ से, करंट जो है वो कहाँ से शुरू होता है, ऐसे नोड से। ये किस में शुरू होता है, राइट एट्रियम में स्थित होता है। राइट साइड में, राइट एट्रियम में क्या होता है, साइनो एट्रियम नोड जो होता है वो ऐसे नोड जो है वो होता है। और यही क्या होता है, हृदय का जो मेन होता है बिंदु, हृदय को धड़काने के लिए, मांसपेशियों को उत्तेजित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कौन आपको मोटिवेट करता है, हृदय को ऐसे नोड मोटिवेट करता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर होते हैं,
तंतु होते हैं जो इस करंट को आगे बढ़, एक आपका यहाँ दोनों के बीच में जो है, दोनों एट्रियम नोड, एट्रियम नीचे वाले ऊपर वालों के बीच में क्या होता है, एवी नोड होता है, एक आर्ट्रियम वेंट्रिकुलर नोड। इसको क्या बोलते हैं, पेस सेटर। तो एवी नोड, तो ऐसे नोड तो क्या हो गया, पेस मेकर हो गया, और एवी नोड जो है वो क्या हो गया आपका, पेस सेटर होता है। ये पेस सेट करता है, वो तो उत्पन्न कर रहा है, ऐसे नोड जो है वो उत्पन्न कर रहा है, और एवी नोड जो है वो सेट कर रहा है, मतलब वो ये तो उत्पन्न कर दी, ये इसके पास आई और इसने क्या, वो सबके पास पहुंचा देता है। उसके लिए क्या होते हैं, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज और पुर्किंजे फाइबर जो होते हैं वो इन भित्तियों पे जो है वो चारों तरफ फैले होते हैं। तो ये जो है फिर उनको उत्तेजित करता है, तो इसलिए क्या, हृदय के चारों चेंबर जो है वो उत्तेजित होते हैं। तो हृदय में पेस मेकर कौन हुआ, ऐसे नोड, पेस सेटर कौन हुआ, एवी नोड, पुर्किंजे फाइबर और बंडल हिज, ये चार ऐसी संरचनाएं होती हैं जो हृदय को कार्य करने के लिए, उसको उत्तेजित करने के लिए, उसको इम्पल्स करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये चीजें हृदय की हो गई कि हृदय को कौन चलाएगा, कौन उत्तेजित करेगा। अब उसके अलावा जो है अपन आगे देखते हैं कि जो अपन ने पहले देखा कि ब्लड को ले जाने के लिए और ब्लड को लाने के लिए क्या होता है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है, यानी ब्लड वेसल्स होती है। अब अपन ने हृदय पढ़ लिया, ब्लड जो है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में जो है हृदय में अपन ने परिसंचरण तंत्र में तीन चीजें देखी थी। पहली चीज कौन सी आवश्यक है, ब्लड। दूसरी चीज कौन सी आवश्यक है, हार्ट। तीसरी चीज कौन सी आवश्यक है, वेसल्स। ठीक है, तो हार्ट अपन ने पढ़ लिया, ब्लड जो है वो अपन जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें अपन पूरा ब्लड का पढ़ेंगे, ब्लड की क्या संरचना होती है, क्या एनाटॉमी होती है उसकी। और वेसल्स, अब तीसरी चीज आती है क्या, वेसल्स होती है। ये देखिए आप, ये हार्ट है, ये आपका सुपीरियर वेना केवा, नीला नीला क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अशुद्ध ब्लड आता है। ठीक है, ये आपका इंफीरियर वेना केवा, ये आपका सुपीरियर वेना केवा, जैसे मैंने बताया था। ये आपकी जो है, आप देखो ट्राइकस्पिड वाल, ये देखो आप, ये आपके ट्राइकस्पिड वाल हो गए तीनों, इसके बीच में हो गई है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और राइट वेंट्रिकल से जो क्या निकल रहा है, आपके पल्मोनरी वाल्व कहाँ निकल रहा है, ये रहा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकल रही है, देखो राइट वेंट्रिकल से, ये नीली नीली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाला ब्लड लेके जा रही है, कहाँ जा रही है, लंग्स को जा रही है। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम देखो आप, और ये जो पार्ट है आप हृदय का लेफ्ट, वो आपका कैसा दिखाई दे रहा है, आपका पिंक दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें शुद्ध ब्लड है। अब कहां से आया, ये देखो पल्मोनरी वेन्स दोनों आ गई ना, ये राइट साइड की पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट साइड की पल्मोनरी वेन्स दोनों आ गई। दोनों क्या, ये छोड़ दिया लेफ्ट एट्रियम में, इनमें ये द्विवलनीय का पार्ट हो गया आपका मिट्रल वाल, जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल। ठीक है, और एक हो गया आपका एओर्टिक वाल, ये देखो आप, ये महाधमनी लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है, एओर्टा, ये ऊपर नीचे बॉडी के हर पार्ट में ब्लड लेके जा रही है। इससे आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये कपाट हो गए, एक कपाट ये हो गया, एक कपाट ये हो गया, जिनको सेमी लूनार कपाट बोलते हैं। ठीक है, और ये आपकी पेरिकार्डियम होगी। तो जो एओर्टा जो ब्लड लेके जा रहा है, आप देखो रेड रेड हो रहा है पूरा, ऊपर के अंगों में, नीचे के अंगों में, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, ये हो गया हार्ट की संरचना। कपाट अपन ने देख ही लिए सारे, ये अपन ने देख लिया। पेस मेकर जो है, ऐसे नोड जो होता है वो कहाँ होता है, राइट एट्रियम में, ये रहा साइनो एट्रियल नोड जिसको बोलते हैं अपन, ये रहा ये राइट एट्रियम में। ठीक है, एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जिसको बोलते हैं अपन, वो कहाँ स्थित होता है, ये दोनों ऊपर के जो दोनों होते हैं लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम के बीच, ये बंडल ऑफ हिज, ये देखो बिल्कुल ये बीच वाली जो जो पार्ट जो दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, उसमें जो होता है वो बंडल हिज होता है। और पुर्किंजे फाइबर कहाँ होते हैं, जो बाहर का जो आवरण है
दोनों का, वेंट्रिकल्स का और जो बाहरी पार्ट है उसमें पुरकिंजे फाइबर होते हैं। तो यहाँ ऐसे ऐसे इस तरह से ये जो करंट है, आवेग जो है वो पूरे हार्ट में जो फैलते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट में हृदय जो है वो 72 बार धड़कता है। ये हर मनुष्य में अलग अलग हो सकता है, परंतु जो स्टैंडर्ड माना गया है वो 72 माना गया। जिराफ में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लू व्हेल में सबसे बड़ा हृदय होता है। ठीक है, आलिंदों और नीलियों का संकुचन एक साथ ही होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। जब ये चारों, दोनों आलिंद, ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल एक साथ जब धड़कते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। इन चारों चेम्बर एक साथ ही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो रुक रुक के काम करते हैं, चारों एक साथ ही काम करते हैं, उसको अपन हार्ट बीट बोलते हैं। अब हृदय के संकुचन को अपन बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को अपन बोलते हैं डायस्टोल। जब अपन ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जब डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर नापते हैं, क्या होता है, वो 2 प्रकार का बीपी लगते हैं। एक बीपी जो है वो क्या लिखते हैं, जैसे स्टैंडर्ड बीपी क्या होता है, 120/80 mmHg, mmHg। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर माना गया है, प्रत्येक मनुष्य में कम ज्यादा हो सकता है। ऊपर वाले बीपी को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक क्या है, संकुचन जो है, हृदय कंप्रेस हो रहा है उस टाइम जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक होता है। जब हृदय रिलैक्स हो रहा है, शिथिलन हो रहा है, उस टाइम क्या बोलते हैं, उसको डायस्टोल बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर में जो ऊपर की डिजिट होती है, जो मैक्सिमम होती है, उसको सिस्टोल बोलते हैं, सिस्टोलिक बीपी, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बीपी। तो बीपी कितना होता है, स्टैंडर्ड क्या माना गया है, 120 mmHg। ये सिस्टमेट, ये स्टैंडर्ड डिजिट है जो मानी गई कि इतना आपका होना चाहिए। इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हर मनुष्य में हो सकता है, या होता है, या परिस्थितियों वश हो सकता है। बीमारियों में कुछ अवस्थाओं में जो है वो बढ़ जाता है। बीपी जब बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपरटेंशन। कहते हैं ना मेरे टेंशन हो रही है, तो अपन क्या बोलते हैं, उस मनुष्य का बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। और हाइपोटेंशन, हाइपर यानी ज्यादा, हाइपो यानी कम। बीपी कम होना मतलब हाइपोटेंशन, बीपी बढ़ना मतलब हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, 120/80 से बढ़ रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे हाइपरटेंशन, और 120/80 से नीचे आ रहा है तो उसको बोलेंगे अपन हाइपोटेंशन। सीधा है, सरल है, आसानी से याद हो जाएगा आपको। हृदय एक बार में जो 70 ml रक्त पंप करता है एक कार्डियक साइकिल में, और 1 मिनट में जो लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। रक्त जो है वो मनुष्य में 5 से 7 लीटर होता है। कितना होता है, एक मनुष्य में 5 से 7 लीटर ब्लड होता है, जो थोड़ा बहुत कम ज्यादा मनुष्य के भार के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, तो एक बार में जो अपना पूरा रक्त ब्लड जो है वो पंप करने के लिए, पूरे बॉडी में घूमने के लिए कितना वक्त चाहिए अपन को, 1 मिनट का वक्त चाहिए। 1 मिनट में पूरे शरीर में जो है वो रक्त, यानी 90 सेकंड में जो आपका है पूरे शरीर में रक्त जो है वो पंप हो जाता है, घूम जाता है। एक हार्ट बीट 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। हृदय को रक्त देने वाली धमनी अपन ने पढ़ लिया, कोरोनरी धमनी, जिसमें रुकावट से हार्ट अटैक आता है। कार्डियक मसल्स को क्या बोलते हैं, सबसे व्यस्तम पेशी होती है शरीर की, सबसे व्यस्तम मसल शरीर की। अगर क्वेश्चन आता है तो क्या होगा, वो कार्डियक मसल्स होगी। क्यों, क्योंकि हार्ट तो रुकता ही नहीं है, रुकिएगा तो फिर अपन ही रुक जाएंगे, फिर अपन कहाँ चलेंगे। तो हृदय की जो मांसपेशियां होती है वो सबसे व्यस्त मांसपेशियां होती है शरीर की, जो कभी रुकती नहीं है। रुकती है जब फिर मनुष्य रुकता है, इसलिए वो चलती रहती है। जो मोस्ट एक्टिव मसल्स जो है वो शरीर की सबसे अत्यधिक एक्टिव जो होती है वो तो आयरिस मसल्स होती है अपनी, और जो हमेशा चलती रहती है बीजी मसल्स होती है वो कार्डियक मसल्स होती है। रेबिट जो खरगोश होता है उसमें 210 होती है हार्ट बीट पर मिनट, पल्स रेट जो है वो 210 होती है। यानी अलग अलग जो है उनमें अलग अलग होती है। जैसे बच्चा होता है, शिशु होता है, उसमें 160 पर मिनट होती है। ठीक है, छोटा शिशु होता है उसमें। बालक जो 10 वर्ष तक का है उसमें 100 प्रति मिनट हो सकती है। महिला में 78 हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। एडल्ट में 72 मिनट होती है। जो पुरुष होता है उसका हृदय का भार जो है, हार्ट वेट कितना होता है, मेल में कितना होता है, 300 ग्राम। और फीमेल में जो हृदय का भार होता है वो लगभग 250 ग्राम होता है। तो महिलाओं का हृदय का भार थोड़ा सा कम होता है, पुरुषों का हृदय का भार थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, ये 2 डिजिट है।
महिला में हर जो है वो हार्ट रेट 78 प्रति मिनट हो सकती है। पुरुषों में स्टैंडर्ड माना गया है वो एडल्ट में 72 होती है। एक्सरसाइज के दौरान 180 पर मिनट हो जाती है, बढ़ जाती है। ओल्ड एज में 65 रह जाती है। हाथी में 25 से 28 होती है। डेथ होती है जब हार्ट रेट जो है वो 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? हार्ट रेट शून्य हो जाती है। कहाँ से चलेगी? जब हार्ट ही काम नहीं कर रहा तो वो ऑटोमेटिक 0 होनी है। ओबियस सी बात है। मेंढक में 64 होती है पर मिनट। चूहे में 400 से 600 पर मिनट होती है। छछूंदर में 600 से 800 सबसे अधिक होती है, वो छछूंदर में होती है। ठीक है। स्टेथोस्कोप पढ़ लेते। स्टेथोस्कोप देखा है, आप सभी ने देखा होगा। डॉक्टर साहब के पास जब अपन जाते हैं तो यहाँ भी लगा के देखते हैं, हार्ट पे भी लगा के देखते हैं, ब्लड प्रेशर भी मेजर करते हैं। ठीक है। स्टेथोस्कोप तो स्टेथोस्कोप आविष्कार लेनेक ने किया था। हृदय ध्वनियों को सुनना जाता है हृदय दर का पता लगाने के लिए। ठीक है। और स्टेथोस्कोप से फेफड़ों में जो पानी वानी भर जाता है, उसमें कोई हवा का जो हवा आनी जानी है उसमें, उसका भी पता लगाते हैं। हार्ट रेट का जो बढ़ना वो क्या कहलाता है? अगर हार्ट रेट सामान्य से बढ़ गई, 72 से ऊपर हो गई, तो वो कहलाता है टेकीकार्डिया। और हार्ट रेट जो है वो 72 से कम आ गई तो क्या कहलाएंगे? ब्रेडिकार्डिया। ये भी आप याद कर लेना, टर्म्स है ये, कभी कभार पूछ लेते हैं ये भी कि हार्ट रेट का बढ़ना क्या कहलाता है। टेकीकार्डिया क्या होता है? हार्ट रेट का इंक्रीज होना। और ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? हार्ट रेट का कम होना। ठीक है। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो है सर्वप्रथम 3 दिसंबर 1967 को साउथ अफ्रीका के केप टाउन में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। यानी हृदय प्रत्यारोपण, यानी कृत्रिम जो है वो या किसी दूसरे जीव का जो हृदय या अपने मनुष्य का हृदय, मनुष्य में जब कोई बीमारी कारण हार्ट खराब हो गया तो दूसरा हृदय जो है उसमें लगाना, वो क्या जाता है? हार्ट ट्रांसप्लांट। यानी कोई ऑर्गन जब अपने शरीर का खराब हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा ऑर्गन जब अपन लगाते हैं, जैसे किडनी की जगह किडनी लगाते हैं तो किडनी ट्रांसप्लांट कहलाता है। तो हार्ट की जगह हार्ट जो है वो पहली बार किसने लगाया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने लगाया था, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। भारत में सबसे पहले एम्स में नई दिल्ली में 3 अगस्त 1994 को हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने। अमेरिका के वैज्ञानिक जो है रॉबर्ट जार्विक, जिन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट का निर्माण किया था, कृत्रिम का। अब सामान्य रुधिर दाब जो अपन ने देखा अभी 120 mmHg होता है स्टैंडर्ड। ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना होता है? अब ब्लड प्रेशर क्या होता है ये भी अपन देखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। कि जो हृदय की जो वेसल्स है, वेन्स है, उनमें जो ब्लड बहता है, यानी ये जो वेन्स है या कोई धमनी है, इनमें क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है। अब ये ब्लड जो है इसकी भित्ति पर, जो भित्ति है ना इसकी, जो शिरा की या वेन्स की या आर्टरी की या जो ब्लड की नलिका है, उसकी भित्ति पर जो ब्लड जो दाब लगाता है ना, प्रेशर बनाता है, उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। यानी ब्लड के द्वारा की भित्तियों पर, उसकी जो नलिका की भित्तियों पर जो प्रेशर लगाया जाता है, जो दाब लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। जब ये सक्रिय हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल के कारण सक्रिय हो गई, तो ये इसको ब्लड को यहाँ निकलने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? ज़्यादा दबाव लगाएगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? जब अपनी हार्ट जो धमनियाँ होती है या शिराएं होती है, उनमें क्या होता है? कुछ जम जाता है। जम जाने के बाद कोलेस्ट्रॉल जम गया, उनमें रुकावट पैदा हो गई, तो इस कारण से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होता है। तो अपन बोलते हैं ना कि मेरे को बीपी क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड को ज़्यादा दबाव लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके रास्ते में रुकावट आ गई। अभी अपन कहीं चल रहे हैं, कोई तेज हवा चल रही है रोड पे, या कोई आंधी आ रही है, कोई तूफान आ रहा है, तो क्या होता है? अपन को चलने में क्या होती है? परेशानी होती है ना। हवा में अपन भागने में परेशानी होती है। तो वैसे ही क्या होता है? ब्लड वेसल्स जो है, अपनी ब्लड की जो नलिकाएं हैं, उनमें अगर कोई रुकावट आ गई किसी कारणवश, जैसे कोलेस्ट्रॉल जम गया, मेन तो वही होता है। तो ब्लड की जो ये जो ब्लड बह रहा है, इसको क्या यहाँ ज़्यादा दबाव लगाना पड़ेगा, गुजरने के लिए थोड़ी जगह तो चाहिए ना। तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो वो प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। इस कारण से क्या होगा? आपको हाइपर टेंशन हो जाता है। क्यों होगा हाइपर टेंशन? आपकी नली में रुकावट आ गई, आपकी ब्लड वेसल से उसमें क्या होगी? रुकावट आ गई, तो इस कारण से क्या होगा? आपका बीपी बढ़ गया, तो ये हो जाता है हाइपर टेंशन। ये देखो आप, रुधिर दाब बढ़ना, हाइपरटेंशन 40-90 से ज़्यादा,
रुधिर दाब कम होना, हाइपोटेंशन, 90-60 से कम होना। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल अगर कम होता है तो वो हाइपोक्सिया कहलाता है। CO2 का अगर लेवल ज़्यादा होता है तो हाइपरकेपनिया कहलाता है। जन्मजात खिलाड़ी में हार्ट रेट थोड़ी सी कम होती है क्योंकि हृदय का आकार क्या होता है उसका, बढ़ा हुआ होता है। ध्यान व योग जो है वो शरीर में ऑक्सीजन की खपत को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, परंतु एनर्जी लेवल तो वही रहता है। जो योग करते हैं उनमें क्या ऑक्सीजन जो है वो क्या कहते हैं, खपत जो होती है वो कम हो जाती है, परंतु जो एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ भाग करते हैं जिम में, उनमें क्या होती है, थोड़ी सी खपत बढ़ जाती है। रुधिर का दाब मापन किससे करते हैं, स्पेग्मोमेनोमीटर से। देखो ये याद रखना, ये अपन पूछ सकते हैं पर पेपर में। आपके जो अभी आने वाली जो पेपर है, जैसे 4th क्लास का जो पेपर आ रहा है चतुर्थ श्रेणी का, उसमें पूछ सकते हैं साइंस में कि जो रुधिर दाब के मापने के यंत्र का क्या नाम है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। और कहाँ से मापा जाता है, ब्रेकियल धमनी से, ये भी याद रखना आप, ठीक है। दोनों प्रकार के हाइपरटेंशन में जो है, डायस्टोलिक और हाइपरटेंशन में, जो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है ना, नीचे का बीपी, भाई देखो मैंने आपको बताया 120/80 ये होता है आपका बीपी, तो बोलते हैं ऊपर का यानी सिस्टोलिक, और नीचे को बोलते हैं डायस्टोलिक। तो ये वाला जो बीपी है डायस्टोलिक, अगर इसमें बढ़ता है, ये वाला आपको हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ना। और कौन सा हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, वो ज्यादा खतरनाक होता है बजाय सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के, ठीक है। स्टीफन हेल्स ने सर्वप्रथम बीपी मापन घोड़े में किया था। रुधिर वाहिनियों में जो है कोलेस्ट्रॉल के जमाव कारण सक्रिय हो जाती है, जिससे बीपी बढ़ जाता है, जो मैंने आपको भी बताया। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। सामान्य नाड़ी दर 78-82, स्टैंडर्ड जो है वो क्या मानी गई है, 72 पर मिनट, ठीक है। ये कम ज़्यादा हर मनुष्य में हो सकती है, तो उसके कार्य के अकॉर्डिंग, वो क्या काम करता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। स्पिग्मोमेनोमीटर जो है मापन जो है वो, अब पल्स को अपन कहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं। ये क्या कहलाती है आपकी रेडियल आर्टरी, क्या कहलाती है, रेडियल। ये कहलाती है ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ वाली कोने वाली। और कलाई वाली क्या कहलाती है आपकी, जब बीपी नापते हैं वो ब्रेकियल आर्टरी से, जब पल्स नापते हैं वो यहाँ ही तो लगाते हैं हाथ, डॉक्टर साहब नहीं लगाते क्या, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, तो क्या सुनते हैं वो, पल्स, आपकी पल्स को सुनते हैं, ठीक है। अब नाड़ी दर से हार्ट रेट का पता लग जाता है, क्योंकि नाड़ी दर और हार्ट रेट, पल्स रेट और हार्ट रेट एक ही चीज है, दोनों PR और HR दोनों सेम ही चीज होती है। हृदय में रक्त प्रवाह में उत्पन्न विकारों को थेलियम 201 नामक समस्थानिक होता है आइसोटोप, जिससे पता लगाया जाता है। जल में अगर नाइट्रेट की अधिकता होगी, इसके कारण क्या होगा, जो मनुष्य है, जो बच्चा है, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। जितना ऑक्सीजन जो जाता है उतने ऑक्सीजन को वो क्या करता है, कैरी नहीं कर पाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, शिशु का शरीर नीला पड़ जाता है। नीला पड़ जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं अपन, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण होता है, या तो जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होगी, या फिर क्या होगा कि आपके जो दोनों आलिंद और दोनों नीले जो हैं उनके बीच में क्या होगा, आलिंद और नीले दोनों के बीच में क्या होगा, छेद हो जाएंगे। कई कहते हैं ना कि अपने हृदय में छेद है, तो क्या होता है कि शुद्ध और अशुद्ध ब्लड जो है वो हृदय का, जैसे ये हृदय हो गया, यहाँ छेद हो जाएंगे। क्या हुआ, नहीं हुआ क्या, ये शुद्ध ब्लड इधर, इधर प्योर ब्लड, इधर इम्प्योर ब्लड, तो ये दोनों क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। दोनों मिक्स होंगे तो क्या होगा, आपका जो अशुद्ध और शुद्ध, तो उसके कारण भी जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम वाली, जो ब्लू सिंड्रोम जो है अपना, ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो परिस्थिति या वो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी दोनों आलिंद और नीलियों के मध्य दीवार में अगर कोई छेद हो जाता है तो मिक्स हो जाता है प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड, इस कारण भी ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या कंडीशन है, क्या कारण, दो कारण है, क्या कारण, एक तो जल में नाइट्रेट की मात्रा, अगर पानी कोई पी रहा है शिशु तो उसमें अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक होगी वो हो सकता है, या हृदय के दोनों आलिंद और दोनों नीलियों के बीच में छेद हो सकता है, कि भित्ति के बीच में सेपरेट जो दीवार करती है उसमें, के कारण शुद्ध ब्लड अशुद्ध ब्लड मिक्स हो जाता है, तो वो क्या होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम वाली कंडीशन हो जाएगी। व्यस्तम अंग जो है शरीर का वो कौन होता है, वो आपका हार्ट ही होता है। सबसे व्यस्त अगर बॉडी पार्ट का पूछा जाए शरीर का तो वो कौन है, आपका हार्ट होता है। और हृदय के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। अब ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो है अभी तीसरा जो पार्ट है अपना,
एक तो अपना ब्लड हो गया परिसंचरण तंत्र में, एक होता हार्ट, होता हार्ट अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब होती ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी बोलते हैं। और एंजियोप्लास्टी ब्लड वेसल्स की मरम्मत में कोई क्लोट आ गया या कोई रुकावट आ गई तो उसकी मरम्मत को अपन क्या बोलते हैं? एंजियोप्लास्टी। और एंजियोग्राफी का चित्रण, रेखांकन, चित्रण क्या बोलते हैं? चित्रण। यानी ब्लड वेसल्स की जो अगर कोई अपन ड्रॉ कर रहे हैं कोई चित्र मशीन के द्वारा जांच होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो वेसल्स कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, आर्टरीज, शिरा और कैपिलरीज। आर्टरी का मैंने बता दिया, हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। अपवाद क्या है? सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी। वेंस हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अपवाद क्या है? पल्मोनरी वेंस। ठीक है, वो 2 चीजें आपको याद रखनी है, सिर्फ इसका उल्टा करना है, कुछ नहीं करना। जो जनरल अपनी वेंस और आर्टरी होती है, जब पल्मोनरी आर्टरी और वेंस का जो क्वेश्चन आए, जब स्थिति आए, तो आप इसको उल्टा कर लेना। एक होती है आपकी कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती है? शिराएं छोटी छोटी, वो क्या होती? देखो, ये हृदय से ब्लड जाता है ऑर्गन्स में, अंगों में जाता है, और अंगों से किस में आता है? हार्ट में आता है अशुद्ध ब्लड। तो क्या होता है कि जब ये शिरा होगी आपकी, ये जो है शिरा होगी, तो ये होगी आपकी धमनी। ठीक है, ये हो गया आपका कोई कोशिका होगी, ऑर्गन हो गया, या आपकी कोई सेल होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों जाके इस कोशिका में खुल जाएगी। भाई ऐसा नहीं है कि जो शिरा जा रही है वो जाके सीधी किसी कोशिका में खुल जाएगी। कोशिकाएं तो शरीर में बहुत सारी है, कौन कौन सी कोशिका में जाके खुलेगी? तो भगवान ने अपने क्या सिस्टम बनाया बॉडी में, उन्होंने कैपिलरीज बनाई है। क्या बनाई? शिराएं, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती है? छोटी छोटी होती है, जो आपके इन कोशिकाओं के बीच में जो है वो फैली रहती है। कैपिलरी जो फैली रहती है, तो जब भी किसी सेल से ब्लड जाना है, वेंस में जाना है, तो वो पहले किस में आएगा? कैपिलरीज में आएगा, शिराओं में आएगा, डायरेक्ट वेंस में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कोशिका से कोई उत्सर्जी पदार्थ या कोई CO2 आपको भेजना है, बाहर शरीर से निकालना है, तो वो ऐसा नहीं कि सीधा वेंस में आ जाएगा। नहीं, पहले शिराओं में आएगा, और शिराओं से छोटी छोटी शिराएं वेंस में लगी रहती है, फिर वो आ जाके वेंस में आएगा। इसी तरह कोई ब्लड अगर धमनी से ऑर्गन्स को ब्लड आया है आर्टरी से, तो ऐसा नहीं कि वो सीधा सेल्स में जाके खुल जाएगी, वहां जाके आपके ब्लड को पटक देगी, लिए लो साहब ब्लड। नहीं, वो क्या करेगी? पहले कैपिलरीज जो है वो उससे जुड़ी हुई है, उसमें ब्लड को देगी, छोटी छोटी कैपिलरीज में, और वो कैपिलरीज जो है प्रत्येक कोशिका से जुड़ी रहती है, तो कोशिकाओं में वो ब्लड को स्थानांतरित करती है। तो वेसल्स और कोशिकाओं के बीच जो आदान प्रदान होता है ब्लड का, वो किसके द्वारा होता है? कैपिलरीज के द्वारा होता है। तो कैपिलरीज क्या है कि कोशिकाओं और ब्लड की जो धमनी शिराएं हैं, ब्लड की जो नलिकाएं हैं, उनके बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है, जल और लवण का सबका, वो कौन करती है? कैपिलरीज करती है। तो ये काम क्या करती है? कैपिलरीज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है। मेन तो आपकी वेन्स और आर्टरी है, और कैपिलरीज उन दोनों के बीच का जो है वो पार्ट है, दोनों को जोड़े रखने का जो पार्ट है वो कैपिलरीज है। धमनी क्या होती है? रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है धमनी, ये मैंने बता ही दिया। गहरी होती है, सामान्यतः अपन को दिखाई नहीं देती है, शुद्ध रक्त बहता है। अगर किसी एक्सीडेंट में अगर ध्वनि जो है वो कट जाती है, आपकी धमनी जो है वो कट जाती है, तो वो चमकीला ब्लड, लाल ब्लड जो है वो निकल जाता है, शरीर का जो ब्लड है वो निकल जाता है। तो जब भी आपको चोट लगती है, अगर धमनी में चोट लगती है, तो रक्तस्राव ज्यादा होगा, क्योंकि धमनी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि हार्ट जो है वो प्रेशर से ब्लड को अंगों तक पंप कर रहा होता है। इसलिए धमनी में चोट लगने पर ब्लड को रोका जाना आसान काम नहीं है। ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, पल्मोनरी आर्टरी का मैंने बता ही दिया, इसमें अशुद्ध बहता है, कपाट नहीं पाए जाते, क्योंकि अंगों तक ब्लड को भेजना रहता है, तेज गति से भेजना रहता है। दाब के साथ रक्त बहता है। दीवारें मोटी और गुहा सक्रिय होती है। मृत्यु उपरांत इनमें रक्त नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जब हार्ट जो है फेल हो गया, डेथ हो गई आपकी, हार्ट ब्लड का सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा,
तो ब्लड कैसे बहेगा, बहेगा नहीं इनमें, तो धमनियों में ब्लड नहीं होगा क्योंकि हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया जब डेथ हो जाती है। रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, क्यों होता है रेड, क्योंकि ऑक्सीजन होती है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो लाल होता है। सबसे बड़ी धमनी उदरीय धमनी होती है, एब्डोमिनल एओर्टा इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी धमनी। तो अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जब अपन ब्लड डोनेट करते हैं, जब अपने शरीर से ब्लड निकाला जाता है तो वो शिरा से क्यों निकाला जाता है, धमनी से क्यों नहीं निकाला जाता। जब अपन ब्लड डोनेट किया होगा ना किसी ने, तो अपन देखा होगा कि वो शिरा में लगाते हैं, धमनी में क्यों नहीं लगाते, क्योंकि धमनी क्या होती है, एक तो अंदर धंसी होती है, आसानी से देखना विजिबल करना आसान नहीं है मेडिकल पर्सन के लिए। दूसरा, इसकी भित्ति होती है वो मोटी होती है। और तीसरा, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसको मेंटेन करना आसान काम नहीं होता, इसलिए धमनी से ब्लड कभी नहीं निकाला जाता। जबकि आपके हार्ट से ब्लड जो पंप कहाँ कर धमनी करती है, अंगों तक, तो उससे चाहे तो ब्लड ले सकते हैं, परंतु इस कारण से ब्लड को नहीं लेते हैं। अब वेन्स शिराएं क्या होती है, ऊपरी तौर पर अपन को आसानी से शिरा दिख जाती है। जब भी अपन, आपने देखा होगा अपन कभी भर्ती हुए एडमिट हुए या अपन को आईवी इंजेक्शन लगाया शरीर में, तो शिरा में ही लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, वो वेन्स में लगाया जाता है। क्यों, वेन्स आसानी से, एक तो भित्ति जो होती है पतली होती है, आसानी से दिखाई दे जाती है, ब्लड भी फ्लो भी धीरे धीरे होता है, और ब्लड को कहाँ लेके जाती है, हार्ट की तरफ लेके जाती है। इसलिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो किस में लगाए जाते हैं, शिरा में लगाए जाते हैं। आपका ब्लड जो अपन टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट, जब ब्लड निकालता है वो मेडिकल वाला, लेब वाला, तो वो कहाँ से निकालता है, शिरा से निकालता है। तो कपाट पाए जाते हैं, दीवारें पतली, कपाट पाए जाएंगे तो ब्लड क्या धीरे धीरे बहेगा। दीवारें पतली, गुहा चौड़ी होती है, निम्न दाब के साथ रक्त बहता है, 15 से 20 mmHg के साथ ही बहता है इसमें। ठीक है, सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता है क्योंकि ये अंगों से रक्त को हार्ट की तरफ लेके आती है। सिर्फ फुफ्फुसीय जो शिरा है उसमें प्योर ब्लड बहता है। मृत्यु उपरांत भी इसमें क्या होता है, रक्त रहता है। ठीक है, रक्त का रंग हल्का नीला होता है क्योंकि CO2 होती है, ऑक्सीजन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। शरीर की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। सबसे बड़ी शिरा पश्चिम महाशिरा होती है जिसको इंफीरियर वेना केवा अपन बोलते हैं। ठीक है, सैंपल लेना, दवाई का प्रयोग, रक्त चढ़ाना, ग्लूकोज चढ़ाना आदि कार्य क्या होते हैं, शिरा में होते हैं। ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं पेपर में कि जो ब्लड निकाला जाता है किससे निकाला जाता है, वेन से। दवाई किसमें डाली जाती है, आईवी इंजेक्शन किसमें लगाया जाता है, शिरा में। ठीक है, ये याद रखना। ये देखो आप, ये आर्टरी और ये मैंने समझाई थी आपको, ये वेन्स, ये इस तरह से देखो आर्टरी होगी तो ये सीधा जो सेल्स को जो दे रही है ना वो कैपिलरीज के द्वारा दे रही है, यानी सेल्स में जो है वो कैपिलरीज के द्वारा ही ब्लड दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। ठीक है, ये सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन हो गया। दो सर्कुलेशन मैंने शुरू में बताए थे आपको, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कॉकरोच में खुला पाया जाता है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सबसे बड़ा चेंबर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, सबसे ज्यादा कार्य भी यही करता है। सबसे छोटा राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। ठीक है पूरे शरीर का ऑक्सीकृत रक्त सर्वप्रथम दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से बाएं आलिंद नीले में आता है, वहां से पूरे शरीर को चला जाता है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध को जो है वो आजकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं मेडिकल टर्म में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, गुर्दे में होता है, किडनी में। और रक्त का ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है, डीऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन फेफड़ों में होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आ गया कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में, क्योंकि किडनी में क्या छोड़े जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ जितने भी हैं सब कहाँ छोड़े जाते हैं, किडनी में छोड़े जाते हैं। किडनी से फिर वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और रक्त का जो है वो ऑक्सीजनेशन शुद्धि जो है वो कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है। रक्त के जो है ब्लड डोनेशन के 2 सप्ताह बाद फिर जो है वो पर्याप्त मात्रा में आपकी सेल्स जो है वो बन जाती है शरीर में। तो ये जो है अपना परिसंचरण तंत्र जो है, रुधिर परिसंचरण तंत्र अपन ने पढ़ा। रुधिर परिसंचरण तंत्र में अपन ने सबसे पहले देखा कि इसमें 3 चीजें हैं। ठीक है, क्या, एक तो आपका हार्ट, क्या चाहिए अपन को ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हार्ट, वेसल्स
और ब्लड। तो आज अपन ने हार्ट पढ़ लिया, वेसल्स पढ़ ली, धमनी, शिरा, कैपिलरीज। अब अपना तीसरा जो पार्ट है वो है ब्लड का। तो अगली कक्षा में जो है अपन वो ब्लड को पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, क्या काम करता है, क्या इसकी एनाटोमी है, क्या फिजियोलॉजी है। ठीक है, इसको अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो एक बार फिर जो कल परीक्षा में बैठने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक की, उन सभी अभ्यर्थियों को दिग्गज एकेडमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आपका पेपर अच्छी तरह से हो। तो इसी के साथ मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में। नमस्कार।